नमस्कार सभी लोगों को। उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए जो कोचिंग कक्षाएं एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में संचालित हैं, उसी से संबंधित सेकंड जो पेपर है उसकी एक यूनिट है, छठवीं यूनिट है। उस यूनिट का एक छोटा सा भाग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो यूनिट है, ये इसमें भी जो है 20 अंक 20 क्वेश्चन इसमें आने हैं और मार्क्स इसके 40 हैं। इस यूनिट का एक शॉर्ट एनालिसिस अगर हम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो संसाधनों का प्रबंधन भी स्कूल लक्ष्यों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जो संस्थान का मुखिया है, प्रधानाचार्य है, उसके द्वारा सबसे अधिक समस्त प्रकार के जो संसाधन है स्कूल के, वो स्कूल के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में उनका कैसे प्रबंधन करना है, कैसे समायोजन करना है, कैसे उपयोग करना है, ताकि अधिकतम लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर इसमें जो सब यूनिट्स हैं इसका, कि मानव संसाधन प्रबंधन, उसका अर्थ और उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। जैसे इसमें इसे हम HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। और वैसे इसके कई सिद्धांत भी हैं, शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरीज है एक, उसके अलावा जो है मानवीय सिद्धांत है, समसामयिक सिद्धांत, ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं। तो किसी भी संगठन के अंदर जो कर्मचारी होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उनका प्रबंधन संस्थान के लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी काबिल, प्रभावी, निपुण, योग्य, डिटरमाइंड, पंक्चुअल, रेगुलर, ऐसे कर्मचारी किसी भी संगठन के पास अगर हैं या उनका चयन किया जाना है, उनकी भर्ती की जानी है, या फिर जो है उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको काम पे लगाना है, या फिर जो है समय बांट करके उनकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करना है, ये सारा का सारा हिस्सा मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और इसे हम देखते हैं, इनको हम ये जो प्रबंधन व्यवस्था है, चाहे हम एक स्कूल की बात करें, एक कॉलेज की बात करें, एक बड़े निजी संगठन की बात करें, या फिर देश को पूरा एक इसी तरह का संगठन हम माने, तो निश्चित रूप से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज की डेट में हम देखते हैं कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये विश्व भर से ह्यूमन रिसोर्स को फिल्टर करते हैं। गूगल कंपनी है, फेसबुक कंपनी है, या फिर जो है एप्पल कंपनी है, या फिर टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है। ये पूरी दुनिया से बेहतरीन योग्य कर्मचारियों का चयन करते हैं और उसको फिर प्रबंधन यही है कि किसी को 1 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, किसी को 50 लाख का पैकेज दे रहे हैं, किसी को 40 लाख का पैकेज दे रहे हैं, परंतु बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक औपचारिक संगठन को भी इसी प्रकार से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, या फिर एक स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने स्कूल का बेहतर संचालन करने के लिए अपने पास उपलब्ध रिसोर्स अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी, सहायक स्टाफ, निचला स्टाफ और बाकी जो स्कूल में बेहतर अच्छे बच्चे हो सकते हैं, उन सभी का समायोजन इस प्रकार से, ताकि स्कूल के लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा जो है स्कूल में संप्रेषण प्रबंधन, संप्रेषण का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, संचार का मतलब है कि संगठन के अंदर
विभिन्न प्रकार का संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, और बिना संचार के प्रबंधन संभव नहीं है, बिना संचार के तेजी से निर्णय लेना संभव नहीं है, बिना संचार के स्पष्टता आना संभव नहीं है, बिना संचार के लक्ष्यों को निर्धारित करना मुश्किल है, बिना संचार के समय पर निर्णय लेना मुश्किल है। तो कम्युनिकेशन, संचार बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, कारक है किसी भी संगठन का, और इसे भी सुनिश्चित करना होता है। ये जो संचार होता है ये एक आंतरिक होता है, जो संगठन के अंदर चलता है, आपस में चलता है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्कूल में बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है, या फिर जो है समय समय पर दूसरे माध्यमों से इसको किया जाता है। तो आंतरिक संचार, इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है, एक बाह्य संचार भी होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी होता है। तो संचार दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है एक विद्यालय के अंदर, और उस संचार को बेहतर, सुनिश्चित, परफेक्ट, एब्सोल्यूट, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होती है। तो ये भी हमें पढ़ना है कि इसके अंदर किस किस प्रकार का संचार है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं उनका क्या उपयोग होता है, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं क्या होती हैं, बैरियर इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो संचार है कई बार इसमें बाधाएं आती हैं, बाधाएं जैसे भाषा की बाधा, बोलने वाला, जैसे हम इसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक होता है सेंडर यानी जो सूचना दे रहा है, दूसरा हो गया इसमें माध्यम, चैनल जिसके माध्यम से जाना है संचार ने, और तीसरा हो गया उसमें रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। अब इसमें सेंडर यानी प्रेषक और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, इन दोनों की भाषा अगर अलग अलग है, यानी एक केरल वाला जो है मलयालम में बोल रहा है, एक उत्तराखंड वाला हिंदी में बोल रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। तो भाषा की बाधा हो सकती है, उसके साथ साथ में जो है समझने में बाधा हो सकती है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, समझने वाला क्या समझ रहा है, या फिर उसके अंतर्गत जो है समय की बाधा हो सकती है, या फिर उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जैसे एक बच्चे को अगर एक बड़े ने कुछ कहा तो उसके समझने की स्थिति अलग अलग हो सकती है, कि जो बोलने वाला बोल रहा है और जो समझने वाला समझ रहा है वो क्या समझ रहा है उसके अंतर्गत। तो इसके अंदर बाधाओं को भी पढ़ना पड़ता है हमें कि कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या होती है और उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा भौतिक एवं संरचनात्मक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, जैसे स्कूल के अंतर्गत जितने भी जो है रिसोर्सेज होते हैं, चाहे कक्षाएं हों, चाहे फिर जो है वहाँ पर जो है पढ़ाने के साधन की बातें हों, या फिर जो है वहाँ पर वित्तीय साधन हो, या फिर वहाँ पर जो है मानवीय साधन हो, इन सब का उपयोग कैसे किया जाएगा ताकि लक्ष्य हासिल किए जा सके। बेहतर शिक्षा, सीखने की व्यवस्था, व्यक्तित्व विकास, ये सारी चीज़ें अच्छा करने के लिए इनका। और अंतिम है विद्यालय में संसाधन प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है। जैसे हम देख रहे हैं किसी भी संगठन को बेहतर संचालित करने के लिए उसके मुखिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य कैसे इस पूरे संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये इसके अंदर 5 सब यूनिट्स हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे कि 20 क्वेश्चन हैं, 40 अंक हैं, तो हम इन 5 यूनिटों के अंदर देख सकते हैं कि प्रत्येक से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम इनमें से एक निश्चित मानक बना लें अपना कि इस सब यूनिट्स मुझे इतना क्वेश्चन तैयार करना है, ये यहाँ से पॉसिबल है, तो हम इन 40 अंकों को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब हम इसमें इसके कुछ पॉइंट्सों पे आ जाते हैं। ये जो संसाधन प्रबंधन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये क्या है और क्यों इसको करना पड़ेगा। एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक निजी संस्थान में, एक वित्तीय संस्थान में, एक राजनीतिक संस्थान में, कहीं पर भी क्यों रिसोर्स मैनेजमेंट करना आवश्यक है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं, परिवार के अंदर भी देख सकते हैं कि संसाधन जितने भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं वो पर्याप्त नहीं माने जाते हैं। चाहे अमेरिकन हो, उन्हें और ज़्यादा तरक्की करनी हो तो उन्हें और ज़्यादा संसाधन चाहिए। तो अर्थात संसाधनों की सीमा होती है। इन संसाधनों को अगर बेहतर ढंग से उपयोग करना, जैसे कहा जाता है इष्टतम उपयोग यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन,
तो तब उसके लिए जो है प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा किसी भी संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहूलियत मिलती है। और लक्ष्य क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो विद्यालय का लक्ष्य क्या है, प्रभावी शिक्षण कार्य हो, इफेक्टिव एजुकेशन हो स्कूल के अंदर। दूसरा, सीखने को सुनिश्चित करना है, यानी जो लर्निंग अप्रोच है वो सुनिश्चित करनी है। तो हम चाहते हैं या प्रधानाचार्य चाहता है या सरकार चाहती है कि स्कूल में शिक्षण कार्य प्रभावी होना चाहिए। और प्रभावी तभी कहेंगे जो विद्यार्थी बेहतर हों, परीक्षा परिणाम अच्छे हों, बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ रहे हों, प्रतियोगिताओं में जो है अच्छा जो है रिजल्ट ला रहे हों, हर तरह की गतिविधि में वो बेहतर हों, आगे हों, अग्रिम पंक्ति में हों, तो कहा जाएगा प्रभावी शिक्षण हो रहा है। और जो उनकी सीखने की जो है सीखने की जो अप्रोच है, वहाँ पर उस सीखने की सीमा में कितने भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि पढ़ाना कैसे है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, और वो तरीका बार बार क्यों बदला जाना चाहिए, ताकि सीखने वाला जल्दी से सीख जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि आज की डेट में विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है ताकि पढ़ाई ज़्यादा सरल हो जाए, आसान हो जाए और समझने लायक हो जाए। व्यवहारिक उदाहरण दिए जाते हैं। ये जो स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा को आसान बनाने के, सीखने को आसान बनाने का तरीका है। तो ये लक्ष्य जो स्कूल के हैं, उन लक्ष्यों को अगर हासिल करना है तो प्रिंसिपल को रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग। संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव। मानव में क्या है, सारे टीचर आ जाएंगे, जितने भी शिक्षक हैं स्कूल के अंदर वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो सहायक स्टाफ है उसके अंदर वो ह्यूमन रिसोर्स है। तो उनका जितना बेहतर उपयोग प्रबंधक के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाएगा, उतना ज़्यादा शिक्षण कार्य उस स्कूल के अंदर हासिल किया जा सकता है। जैसे जो है शिक्षकों की जो ड्यूटी लगाई जाती है कि कौन सा पीरियड किसने लेना है, कैसे लेना है, अगर जो है कोई बेहतर शिक्षक है उसका उपयोग कैसे करना है, कहीं पर अगर कोई कमज़ोर स्थिति है तो उसकी भरपाई कैसे करनी है, सहायक स्टाफ के जो कार्य हैं उनको किस तरह से। तो स्कूल में शिक्षण कार्य भी बेहतर चल रहा है, प्रबंधन कार्य भी बेहतर चल रहा है, बराबर जो है सिलेबस अपडेट हो रखा है, समय समय पर जो है स्कूल से संबंधित सूचनाएं कंसर्न विभाग को आराम से जा रही हैं, वहाँ से आने वाली सूचनाओं का तुरंत अनुपालन कराया जा रहा है। ये तब होगा जब ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग किया जा रहा होगा। वित्तीय रिसोर्सेज, वित्तीय साधन होते हैं। अब इन वित्तीय साधनों को जैसे हम देखते हैं कि जो मुखिया होता है किसी भी संस्थान का, उसके पास कुछ वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, पैसों का उपयोग, स्टेशनरी खरीदनी है, बोर्ड खरीदना है, पंखा लगाना है, ये छोटे मोटे काम करने हैं, या फिर कुछ बड़ी राशि भी अगर आ सकती है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाना है, किस तरह से उपयोग किया जाना है। मिड डे मील के अंतर्गत हम देखते थे कि बीच में सीधे स्कूलों में पैसा ही आता था, अब उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, कम कैसे बढ़िया से बढ़िया और रिलायबल रेट पर जो है चीज़ों को खरीदा जा रहा है। ये वित्तीय प्रबंधन स्कूल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भौतिक संसाधन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी संसाधन है, कक्षा क्लास की संख्या कितनी है, ऑफिस की संख्या कितनी है, टेबल कितने हैं, फर्नीचर कितने हैं, बोर्ड कितने हैं, स्मार्ट बोर्ड कितने हैं, प्रोजेक्टर्स कितने हैं, वो जितना भी सोर्स है उसका उपयोग निर्धारित करने में निश्चित रूप से प्रबंधक की भूमिका हो सकती है। जैसे अगर डिजिटल बोर्ड एक ही है और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई उसके माध्यम से हो जाए, तो क्लास अरेंजमेंट इस तरह से करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया जा सके। तो ये जो भौतिक रिसोर्सेज हैं स्कूल के अंदर, कोई तो बोलेगा हमारे यहाँ तो 2 ही क्लास हैं, पढ़ाई कैसे होनी है, कक्षाएँ तो 5 हैं, या कोई बोलेगा, तो ये सारा अरेंजमेंट ही तो है, यही तो जो है रिसोर्स मैनेजमेंट है। सूचनात्मक, जो इन्फॉर्मेटिव, यानी सूचनात्मक, जैसे नई टेक्नोलॉजी की सूचना आ रखी है, कोई नया तरीका आ रखा है, कोई नई अप्रोच आ रखी है। आज के दौर में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, जब से कंप्यूटर का दौर आया है,
तब से इतने नए चीज़ें, नए साधन आ रहे हैं, और ये जो है स्कूल प्रधानाचार्य की भूमिका हो सकती है कि वो अपने स्कूल में इस नए प्रकार के सूचना रिसोर्स का उपयोग कैसा करके अपने स्कूल के शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है, सीखने की प्रक्रिया को आसान कर सकता है, और पूरे स्कूल के लक्ष्य को पाने में ये सारे मदद कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सारे संसाधनों का प्रबंधन बेहतर ढंग से करना और उसके बाद उचित परिणाम हासिल करना, ये स्कूल के प्रधानाचार्य की भूमिका के रूप में है। तो ये रिसोर्स प्रबंधन को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। इन रिसोर्स प्रबंधन में अगर हम आएंगे कि संसाधन प्रबंधन के घटक क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट, ये घटक क्या क्या है इसके अंदर हैं। तो इन घटकों में हम देखते हैं, पहला तो हमने देख लिया मानव संसाधन प्रबंधन, HRM, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि इसमें मनुष्य जितने भी हैं, मानव जितने भी जिस संगठन के अंदर, उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। जैसे हमने देखा था, लगान फिल्म देखी थी हमने, लगान फिल्म जो वास्तव फिल्म थी, वास्तविक घटना थी, चंपारण बिहार की, उसके अंदर क्या हमने समझने की कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, कोई लुहार है, कोई सुनार है, कोई मोची है, कोई जो है धोबी है, उन सब की कुछ अलग अलग क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं को एक व्यक्ति ने, यानी क्रिकेट टीम के कैप्टन ने यूटिलाइज किया और क्रिकेट मैच जीत गया उस टीम से जो लगातार मैच खेल रहे हैं। दैट इज द रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। तो लगान फिल्म जो भारत से ऑस्कर फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई थी और बड़ा जो है इफेक्टिव है, तो वो हमें सिखाती है कि मानव संसाधन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो स्कूल में भी ऐसे ही होते हैं, कई शिक्षक बहुत काबिल होते हैं, उनकी क्षमताओं का उपयोग हम विद्यार्थियों के बेहतरी के लिए कर सकते हैं। तो ये प्रधानाचार्य का तरीका है कि वो कैसे यूटिलाइज करता है। यही कारण होता है कि कई शिक्षकों के ज़्यादा पीरियड लगाए जाते हैं, कई शिक्षकों से इंटरेक्शन ज़्यादा कराया जाता है, कई शिक्षकों को डिबेट का काम दिया जाता है, कई शिक्षकों को कहा जाता है कि वो जो है मोटिवेशनल कार्य को करें। सो इट इज ऑन द प्रिंसिपल हाउ टू यूटिलाइज द हिडन एंड स्पेशल एबिलिटी ऑफ द टीचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, योग्य कर्मचारियों की भर्ती, चयन और प्रतिधारण। ये जो है, जैसे हम सभी जगहों पर तो ये नहीं कह सकते हैं कि इस संस्थान के मुखिया को, परंतु जैसे हम पूरे स्कूल प्रबंधन के अंदर लेते हैं या फिर पूरा स्कूल संचालन, जैसे उत्तराखंड में अगर शिक्षकों की भर्ती हो रही है या जैसे प्रधानाचार्य की भर्ती हो रही है, तो प्रधानाचार्य की जब भर्ती की जा रही है तो निश्चित रूप से ये सोचा जा रहा होगा कि बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा प्रधानाचार्य चुना जाना चाहिए ताकि वो स्कूल को अच्छा सा, बेहतर सा, योग्य बना सके। तो पहले चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न प्रधानाचार्य वाला व्यक्ति चुना जा सके, और इसीलिए सिलेबस भी ऐसे डिजाइन हुआ है। तो एक संगठन के लिए भी जरूरी होता है कि वो ऐसा चयन करे, एक स्कूल के लिए भी हो सकता है कि वो ऐसे कर्मचारियों का चयन करे, या फिर जो चयन किया जाता होगा उसके लिए जो प्रिंसिपल अपनाए जाते होंगे तो वो। तो यहाँ पर अच्छे, जैसे हमने कहा, बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया से बेहतर कर्मचारियों का चयन करती हैं ताकि वो अपने लक्ष्यों को हासिल करें। ये चीज़ें स्कूल के लिए भी हो सकती हैं अगर वहाँ पर इस तरह के, जैसे हम निजी स्कूलों में देखते हैं कि सारा चयन एक प्रबंधन कमेटी करती है जिसमें प्रिंसिपल भी होता है और फिर चयन इस तरह। तो ये इसका लक्ष्य है। व्यावसायिक विकास, यानी जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाना है वो उसका प्रोफेशन है, और उस प्रोफेशन में कितना बेहतरी किया जा सकता है, कितना अच्छा किया जा सकता है, ये भी जो है इसका एक हिस्सा है। और उसके साथ में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो स्कूलों में, विद्यालयों में जो छुट्टियों का पीरियड होता है, निश्चित रूप से वो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा होता है, और उसके माध्यम से और नए गुण, और नए तरीके, और नया कौशल उनके अंदर विकसित करने का प्रयास होता है। साथ में प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, फीडबैक प्रणाली होनी चाहिए। फीडबैक प्रणाली का मतलब क्या किया गया है
और उसमें क्या कमियां हैं और कितना बेहतर है, ताकि आगे फिर उसको और अच्छा किया जा सके। कर्मचारी कल्याण एवं प्रेरणा भी जो है इसका हिस्सा है। इसका मतलब जब हम रिसोर्स मैनेजमेंट के घटकों के बारे में बात करेंगे, किन किन घटकों पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो तब कर्मचारी का कल्याण भी महत्वपूर्ण, यानी जो कर्मचारी अपना सर्वस्व पूरी क्षमता अपने संगठन के लिए खर्च कर रहा है, उसका वेलफेयर भी एक हिस्सा है, उसका कल्याण भी एक हिस्सा है, उसकी संतुष्टि भी एक हिस्सा है, उसके लिए प्रेरित करने वाले तत्व भी हिस्से हैं। तो जो कई प्रकार की गतिविधियां स्कूलों में होती हैं, या फिर हम आज की डेट में देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। शैलेश मेटियानी पुरस्कार है, राष्ट्रपति पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार हैं क्यों हैं? कहीं ना कहीं प्रेरणा को बढ़ाने के लिए, ताकि शिक्षक या किसी भी संगठन का कर्मचारी और प्रेरित होके। इसी प्रकार का प्राथमिक कार्य स्कूल में प्रधानाचार्य भी करता है बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए, और वो लगातार उससे प्रेरित होकर अपने काम को करते हैं। तो इनको कहेंगे हम फैक्टर्स, यानी घटक। वित्तीय संसाधन प्रबंधन में क्या आता है? फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। वित्त निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटक होता है किसी भी संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में, और ये कभी भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका मतलब इनका बेहतर प्रबंधन के द्वारा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो इसके अंदर जैसे बजट योजना होती है, जैसे हमने कहा कि स्कूल के लिए जितना भी पैसा आता है वो बजट मैनेजमेंट प्रधानाचार्य को करना होता है कि कैसे खर्च करना है, कौन सी प्राथमिकता वाला कार्य है उसको लाया जाए, कौन सा द्वितीय कार्य उसको लाया जाए। तो ये बजट योजना हो गया, उसका आवंटन, एलोकेशन। जैसे हो सकता है कि जितने काम किए जाने हैं स्कूल के अंदर, उनमें से कुछ आवश्यक काम हो सकते हैं, कुछ द्वितीय काम हो सकते हैं, यानी कुछ प्राइमरी वर्क हो सकते हैं, कुछ सेकेंडरी। तो ये निर्धारित करना प्रधानाचार्य का काम है, ताकि जो मेन काम है वो रुके ना, यानी सीखने का काम रुके ना, शिक्षण का काम रुके ना, बाकी दूसरे काम हैं वो सेकेंडरी में जा सकते हैं। तो उसके लिए वित्तीय प्रबंधन का बजट योजना और आवंटन ऐसा करना पड़ेगा। हमारी जो सरकारें होती हैं या पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पहले लाया जाता है। तो ये उसी का एक हिस्सा है। धन उगाहन और वित्तीय स्थिरता, यानी जो भी दूसरे रिसोर्स होते हैं उनके द्वारा भी ये किया जा सकता है कि धन उगाहन भी हो सकता है और वित्तीय स्थिरता, स्टेबिलिटी। जैसे हम देखते हैं कि भारत में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और वो खुद अपना जो है रेवेन्यू जनरेशन भी करते हैं। इसका एक उदाहरण है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ये एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है, जो 1960 में बना था, और भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसके साथ। इस विश्वविद्यालय के पास ऐसे तमाम रिसोर्सेज हैं जिससे ये रेवेन्यू जनरेशन कर सकता है। कोई दूसरा स्कूल भी हो सकता है या दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जहाँ से ऐसा किया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। और स्टेबिलिटी, यानी हम स्थिर रहें, वित्त के कारण शिक्षा सीखने की प्रक्रिया प्रभावित न हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट ही एक हिस्सा है। उसके अलावा लागत नियंत्रण, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि हम जो है ऐसा महंगी चीज़ खरीद डालें जिससे बाकी चीज़ें प्रभावित हो गए। तो लागत नियंत्रण होना चाहिए। और वित्तीय जवाबदेही, यानी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसके लिए जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं जो चीज़ें की जा रही हैं। और वो तभी हो सकता है जब हम पूरे संसाधनों के द्वारा स्कूल का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रबंधन कार्य को कर रहे हैं। और वित्तीय लेखा परीक्षा, जिसे हम ऑडिट कहते हैं, ये फाइनेंशियल ऑडिट होता रहता है, वो भी करना, वो पहले प्रधानाचार्य को ही करना पड़ता है पूरे स्कूल का, फिर सरकार के माध्यम से होता है, और उसकी फिर रिपोर्टिंग भी होती है। तो ये वित्तीय संसाधन प्रबंधन की श्रेणी के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। इसके अलावा भौतिक संसाधन प्रबंधन क्या है? फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें जो सुविधाएं हैं, बुनियादी ढांचा है, उसका रखरखाव और अनुकूलन। जैसे हम क्या देखते हैं कि जो भी स्कूल के अंदर ढांचा है, जो भी कक्षाएं हैं, जो भी बिल्डिंग है, जो भी संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं स्कूल के पास, उन सभी का उनका रखरखाव करना, उनका अनुकूलन, यानी उनको उपयोग होने लायक बनाए रखना। ऐसा ना हो कि चीज़ें ला रखी हैं, पड़ी हुई हैं, जंक लग रखा है, मिट्टी लग रखी है, डस्ट लग रखा है, ये भी जो है प्रधानाचार्य की भूमिका में आता है।
कक्षाओं का, प्रयोगशालाओं का, पुस्तकालयों का, मनोरंजन स्थानों का, इन सब का संसाधन आवंटित करना, ये मैनेजमेंट है। कोई कहता है कि हमारे पास जगह नहीं है, और एक दूसरा स्कूल है उसने सारा अरेंजमेंट कर रखा है कि यहाँ पर मनोरंजन हो जाएगा, ये पुस्तकालय के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पर खेल का कार्य हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये कार्य हो जाएगा। तो ये मैनेजमेंट है। जितना भी है, जैसा भी है, उसी का बेहतर उपयोग करके स्कूल की सारी आवश्यकताओं के अनुसार उस चीज़ का इस्तेमाल करना, ये प्रबंधन में आ जाएगा। उसके अलावा सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन, यानी जो चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा भी करना और उनका प्रिजर्वेशन यानी उनकी संरक्षा भी करना, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, इतने महंगे महंगे बोर्ड आ रहे हैं और ये आया और एक साल में ख़राब हो गया, या फिर बायोमेट्रिक मशीन आया वो कुछ ही दिन में ख़राब हो गई। ये प्रबंधन, सुरक्षा, प्रिजर्वेशन, ये भी इसी के अंदर आता है। और पर्यावरण स्थिरता प्रथाएं यानी इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट्स आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ में बना हुआ है। और ऐसे तरीके, ऐसे साधन, ऐसी क्रियाएं, ऐसे अप्रोचेज इस्तेमाल करना कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ को प्रभावित किए बिना सामान्य रूप से उपयोग हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसको हमें पर्यावरणीय स्थिरता प्रथाएं कहती हैं कि उस तरह का, यानी स्कूल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, उनका उपयोग, उनका प्रयोग इस प्रकार से हो कि किसी दूसरी चीज़ को उसके कारण प्रभावित नहीं होना पड़ रहा हो। तो ये जो है भौतिक प्रबंधनों की श्रेणी में आ जाएंगे। और इसके अंदर सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन होता है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रणाली, जैसे मैंने कहा नए नए तौर तरीके आ रहे हैं आजकल में, डिजिटल का दौर शुरू हो गया है, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, वीडियो क्लासेज हैं, ये दुनिया भर के साधन है, इनका उपयोग करना। शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिलेखों का प्रबंधन, स्कूल के अंदर जितना भी जो है इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, जानकारी है, उन सब का प्रबंधन करना, उन अभिलेखों को रखना, रिकॉर्ड में रखना। कई सारे स्कूलों में कई सालों का रिकॉर्ड रहता है और कुछ के अंदर 10 साल का रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। निर्णय लेने के लिए डेटा विश्लेषण और उपयोग, जब भी कोई निर्णय लेना होता है, उस निर्णय को अच्छा लेने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे शिक्षा के मामले में हो या फिर प्रबंधन के मामले में हो। पीछे की जानकारियां उपयोगी होती हैं आगे के निर्णय को लेने के लिए। तो ये भी जो है प्रबंधन है। और डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऐसा ना हो कि डेटा कहीं लीक हो जाए, उसका दुरुपयोग हो जाए, ये भी इसका प्रबंधन की श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे जो है ये रिसोर्स मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा स्कूल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और इन सब का इस्तेमाल करना होगा स्कूल के मुखिया यानी प्रधानाचार्य के द्वारा। तो ये यूनिट का एक छोटा सा भाग हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद और सबक है।